चलो ये क्वेश्चन दिया था कल, किस किसने कर लिया? हो गया सबसे? चलो कैसे करते हैं वैसे, ये कैसे क्या होगा तुमने ये बताओ? गलत गलत। हाँ शाबाश, है ना? तेरा भी ये आया ना शुभजीत? वही होगा। बढ़िया। अरे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? L/2 पे, यहां पर। इस सेंटर ऑफ मास को यहां तक उठा के ले गए, तो ये इतनी हाइट ट्रेवल करी ना इसने h, सही है। और ये वाली हाइट भी L/2 ही होगी, मानते हो ना? तो ये L/2 L/2 कोस थीटा, L/2 साइन थीटा, तो ये कितनी होगी? L/2 साइन थीटा। ये हाइट ऊपर गया इसका सेंटर ऑफ मास। बस पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, मास है इसका m g और h कितना है? L/2 साइन थीटा। ये आंसर है इसका। क्या सारी का रानी, क्या गलती करी अपन ने? गंदी लड़की। कल ही गाया मैंने अभी तो कि पेन चलाओ पेन चलाओ, बिना पेन चलाए थोड़ी होता है। गलती करोगे हर बार पेपर में। ये बताओ, ये थोड़ी दिया था होमवर्क, ये तो पहला क्वेश्चन है। बताओ इसको कैसे करूं? किस किस को लगता है कि इंटीग्रेशन से सोल्व होगा? वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना। ये सिमेट्रिकल, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। सबको चमकता है? मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे 0 मानूं तो मेरे को r दूरी पर निकालनी है एनर्जी। तो कितनी h, कितना हो गया इसका? r हो गया। तो मैं लिखूंगा m g और h की है r। ये आंसर होगा इसका, सही है ना? और अगर तुमको ये नहीं पता था कि सेंटर ऑफ मास से निकाला जा सकता है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता, और उसमें तो आत्मा निकल जाती तुम्हारी, है ना? इंटीग्रेशन करते तो कैसे करते? चलो ये बताओ अब। अगर मान लो कि इंटीग्रेशन से करना पड़ता तो कैसे करते? एलिमेंट तोड़ के। एलिमेंट कौन सा तोड़ते? इसमें सिमेट्रिक एलिमेंट टूटेगा क्या? रिंग। तो रिंग तोड़ते, रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालते, कहां रहता? अच्छा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो पहले रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालता, कहां आएगी? तो उसके सेंटर पे आती, फिर उसको इंटीग्रेट करता मैं, आर की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक। करेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये वाला करो, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। कैसे होगा ये? फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली हैंग द लोअर एंड ऑफ द चेन टू द पेग। ये पेग समझते हो ना तुम? ये एक लड़की भाई नशेड़ी है हमारी क्लास में, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही बात है ना? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फंडा क्लियर है ना बिल्कुल सबको? बहुत बढ़िया। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी? तो मैं बोलूंगा यू इनिशियल इज व्हाट? वो होगी मेरी सर m, मैं मानता हूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो 0 आ जाएगी, ठीक? ये तुम्हें मानना होता है। तुम चाहो तो यहां भी 0 मान सकते हो, तुम चाहो तो यहां भी 0 मान सकते हो। मैंने यहां पे 0 मान लिया, क्यों? क्योंकि मैं उसके रेस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट को उठा के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है ना? फिर मैंने क्या करा, इस पॉइंट को पकड़ के यहां पे लेके आ गया, तो ये ऐसे हो गई होगी। तो ये वाली जो थी वो L/2 और ये वाला पार्ट भी L/2। इस पूरे सिस्टम का मास है बड़ा M। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका यहां बीच में आधा। और वो हाइट कितनी होगी? अगर मैं यहां पे 0 माना तो यहां से कितनी होगी वो हाइट? यहां पे 0 माना हुआ है ना, ये वाली लाइन सेम है, तो ये वाली जो हाइट होगी वो L/4 होगी। चमकता है क्या तुमको? ये चमकता है क्या जो मैंने लिखा है यहां पे? बस। तो कितनी हाइट पे चला गया सेंटर ऑफ मास? पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, फिर यहां से इस हाइट पे चला गया L/4 पे। तो एनर्जी लिखूंगा m g L/4, और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी होगा। तो ये इसका आंसर है। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना आसान हो गया क्वेश्चन को करना? हाँ, आपने आधी चेन का सेंटर ऑफ मास लिया है? नहीं तो पूरी चेन का लिया है ना। अरे ऐसे समझ, इनिशियली पहले कैसा खेलता, इसको भूल जाओ, इस डायग्राम को। पहले थी चेन ऐसे सीधी, ऐसे थी, फिर मेरे को दौरे पड़े और मैंने कहा कि इसको बेंड कर दो, मतलब यहां तक तो सेम है। ये हाइट जो है वो L/2 है, ये भी L/2 है,
ये समझ में आता है ना, L/2 है, बीच सेंटर से उठाया मैंने, है ना। अब इसको पलट के इस वाले टुकड़े को ऊपर लेके गया, जब इस टुकड़े को पलट के ऊपर लेके जाऊंगा तो L/2, हेलो देखो इधर, ये L/2, ये L/2, ये नीचे वाला मैं इस टुकड़े को उठा के ले जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा पूरा फोल्ड हो जाएगा ना, तो ये रस्सी थी L/2 और नीचे वाली रस्सी भी से मुड़ के ऊपर आ जाएगी L/2। भाई ऐसी बेसिक चीजें भी तुम्हें चमकानी पड़ती है यार। IIT की तैयारी कर रहे हो कि आंगनबाड़ी के टीचर बनने की? समझाइए, ये समझ में आया तेरे को डायग्राम? बस अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास था यहां पर L/2 पे, बिल्कुल सही है ना। अगर इस सिंपल चेन का देखो तो L/2 पे होगा सेंटर ऑफ मास। इस वाले सिस्टम का कहां पे होगा? यहां पर L/4 पे। L/2 का आधा L/4 होता है, यहां पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, यहां से उठा के यहां ले गया, कितनी हाइट गेन करी? ये वाली। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा? mgh कितना भाई साहब? L/4। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहा हूं। चमका क्या तुमको? चमका क्या तुमको सबको? बढ़िया। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है ये। इतना समझ में आता है ना? तो मैं कहां भी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूं, चेंज तो सेम ही आएगा। मानते हो ना? चेंज तो सेम ही आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, वो चेंज नहीं करता। जैसे इस क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे अप्रोच करता कि सर चलो ठीक है, मैंने यहां 0 मान ली, है ना, ये इसलिए करके होता है ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर मैं यहां 0 मानता तो मैं सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखता फिर इस लेवल पे? इस लेवल पे सर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती mg और h कितना? L/2 नेगेटिव डायरेक्शन में -L/2। सही बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती। फिर उसके बाद खेल हो जाता ऊपर की तरफ, यहां पर। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखता है? यहां पे 0 थी, तो यहां से यहां तक की हाइट L/4 है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती mg और हाइट कितनी है? -L/4। ये ले। अब मेरे को निकालना है डिफरेंस यहां से लेके यहां तक का। इस पॉइंट को बोल दो Q और इस पॉइंट को बोल दो P। तो मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी PQ, बोल दो कुछ भी बोल दो। तो इनिशियल कितनी थी? ये रही फाइनल, ये थी फाइनल माइनस इनिशियल, तो mg -L/4 फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता और mg L/2। सही है, L/2 ये वाला बड़ा पार्ट है, ये वाला छोटा पार्ट है, इसमें से आधा चला गया, बचेगा क्या? mg L/4। ये आंसर आता। तो वैसे भी यही आया था, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी मानो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आंसर क्या है? चेंज ला रहे हैं अपन। तो जो चेंज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है ना फंडा सबको? सबको फंडा क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ये करो, ये वाला करो, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पिछले क्वेश्चन का। कर सकते हो? पेन चलाओ, पेन चलाओ, जो सिखाया बस उसी को यूज करना है। ये ऐसे रोड थी पहले, फिर उसके मिड पॉइंट को ऊपर लेके आया। तो पहले पेन से बना के बताऊंगा। ये इनिशियली ऐसा सीन था, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास कहां पे था? यहां पर। फिर मैंने मिड पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को उठा के ऊपर लेके आया, इस वाले पॉइंट को उठाकर यहां लेके आ गया। तो डायग्राम कैसा बना होगा? डायग्राम बना होगा सर ये वाला पार्ट। बहुत गंदा डायग्राम बना पा रहा हूं शायद मैं। भैंस की टांग इसकी, तो कोई नहीं, जूते मारो मेरे। ये वाला पार्ट है, इसका आधा। जब भी सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मेरे से बहुत वाहियात डायग्राम बनता है। फिर ये मिड पॉइंट भी ऊपर आ गया होगा, तो ये पूरा खेल ऐसा हो गया होगा। समझ में आएगा क्या हुआ? ये वाला पॉइंट, इसको P बोला तो ये P है, इसको A बोला ये A है ना। इसको बोला मैंने R तो ये R है, और इसको बोल दिया S तो ये S है। समझे क्या तुम क्या हो गया रोड के साथ? मतलब इसके चेन के साथ बहुत बुरा हुआ इसके साथ, है ना।
पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, अब बाद में कहां हो गया होगा, तो इसको अब सेंटर ऑफ मास सोचने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन टुकड़ों में लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोल दिया जीरो, इस जगह मैं क्या मान रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूं, तो इनिशियल का तो लफड़ाई करता, मेरे को फाइनल निकालनी है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल का ही आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होने वाला है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो इसकी पोटेंशियल, पहले इस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सारे टुकड़ों को जोड़ दो तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। मैंने ईटो वाला एग्जांपल दिया था, है ना, ईटो वाला, तो मैं इस टुकड़े का प्लस इस टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सही, मानते हो ना। बस इन टुकड़ों की हाइट लिखते हैं सबसे पहले, ताकि दिक्कत ही खत्म। तो देखो इस वाले टुकड़े की जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये होगी सर L/4, मानते हो ना। इस टुकड़े की कितनी होगी, पूरे की मानू तो L/2। चमका क्या तुमको, ठीक है ना, समझ में आ रहा, नहीं आता, कोई गलती नहीं है ना। चलो बढ़िया, अब पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी सर, एक छोटे से गड़बड़ इस डायग्राम में, एक टुकड़ा और आएगा ना, एक टुकड़ा और आएगा यार, एक टुकड़ा और आएगा, इसका डायग्राम में थोड़ी सी गलती है। ये वाला टुकड़ा पलट के दूसरा टुकड़ा पास में आया इसके, ये दूसरा टुकड़ा, फिर उसके बाद ये नीचे वाला टुकड़ा ये ऐसे गया, तो ये वाला टुकड़ा, फिर ये वाला टुकड़ा, फिर ये बड़ा वाला टुकड़ा, ऐसे बनेगा ना डायग्राम, ऐसे बनेगा डायग्राम। तो अरे L/2 सॉरी L/4 प्लस L/4 प्लस L/2, तभी तो टोटल L बनेगी, है ना। अपन ने एक बीच का टुकड़ा माइनस वो भूल गए थे और तुमने याद भी नहीं दिलाया, क्या कर सकते हैं हम, नहीं दिलाया तो नहीं दिलाया, नकटे तो हो ही तुम। इसकी जो हाइट है वो L/4 है सर, इसकी भी L/4 है और इसकी L/2 है ना, है ना, बहुत बढ़िया। मैंने इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी हुई है, क्लियर, मानी हुई है ना, यहां लिखी भी है ना, इसको जीरो माना हुआ है। तो बस अब इस लेवल के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाओ, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A विच इज इक्वल टू व्हाट, mg, कितनी हाइट है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो ये वाला टुकड़ा होगा L/4, ये वाला टुकड़ा होगा L/4, L/4 प्लस L/8, सही है ना। इसका आधा L/8 बनेगा और ये L/4 है, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक की ये वाला पार्ट की जो हाइट होगी, इस वाले पार्ट की वो कितनी होगी, L/4 प्लस L/8। ये समझ में आता है क्या तुमको, ये वाली जो हाइट होगी ये होगी L/4 प्लस L/4 इंटू 1/2, ये इसका आधा, इसका सेंटर मान है, और यहां से लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस L/4 भी करूंगा, सही है ना। इसको ही मैं बोल रहा था अभी तक, L/4 प्लस L/8। चमकता है क्या तुमको, सबको चमकता है क्या ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसका मास कितना होगा, A का मास कितना होगा, m/4, m/4 होगा ना इसका मास, बहुत बढ़िया। तो ये मास होगा m/4, ऐसे ही mb जो होगा वो भी होगा m/4, और mc जो होगा वो होगा m/2। ये समझेगा तुम सबका मास जो मैंने लिखा, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस mgh कितना है इसका, इसका h है सर ये रहा, तो इसको लिख दो 3L/8, सही है, मुंडी लाओ, सही है ना, क्या दिक्कत है इसमें। जो m है ये m की वैल्यू क्या है, m/4 है, सही है ना। तो इसकी पूरी एनर्जी लिख लो चाहो तो पूरी एनर्जी आ जाएगी सर UA which is equals to what, m/4 into g into 3L/8। A की एनर्जी निकाल ली, क्लियर यहां तक, किसी को दिक्कत। चलो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी B की लिखूं मैं अगर, UB वो कितना होगा, m कितना होगा B का, m/4, तो m/4 इंटू जी, और हाइट कितनी होगी, सेम ही हाइट होगी इसकी जैसी,
तो कितना लिखूंगा 3L/8। क्लियर? क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। ऐसे पोटेंशियल अगर मैं सी की लिखूं तो कितनी लिखूंगा सर m/2, तो उसका मास है g और उसकी हाइट है L/4। L/2 का आधा L/4, बहुत बढ़िया, तो इसकी हाइट हो जाएगी L/4। ये ले, बोलो बोलो भाई, शाबाश। मेरा आंसर क्या होगा? UA प्लस UB प्लस UC, ये मेरा आंसर होगा। तो ये कितना आ जाएगा? बड़ा MGL तो कॉमन ले लेते हैं, बड़ा MGL तो कॉमन ले लिया। इसमें देखेगा तो कितना बन जाएगा? बड़ा MGL तो ले लिया, तो 3/8 इंटू 1/4 प्लस इसकी बात कर, तो इसकी बात करूंगा सर तो 1/4 इंटू 3/4 प्लस इसकी बात कर तो लिखेगा सर 1/2 इंटू 1/4। ये आंसर है। इसको और सोल्व कर लो अगर चाहो तो तुम, तो ये कितना बन जाएगा? ये तो इसको 2 से इंटू कर दो सीधा, तो 4 4 जा 16 अच्छा इसको ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? 3/8 होगा यहाँ, है ना? तो ये डिनोमिनेटर तो सेम है इनका, न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा, तो 3 कम 6, 6 कम 6/8 चौक 24, है ना? तो 6/24 प्लस ये कितना आएगा? 1/8। इसको और सोल्व करके बता दो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद? 15/4 से ऊपर नीचे 4 से ऊपर नीचे 4, तो ऊपर बन जाएगा 10/24। सही है ना? 10/24 आ रहा होगा आंसर। आया क्या समझ में? सबको समझ में आया क्या? तुम बोलोगे तो दोबारा भी कर सकता हूं मैं क्वेश्चन। बोलो बोलो, दोबारा करूं क्या? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसे आते रहेंगे। ठीक, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो मेरे माथे नहीं है भैया, मैं नहीं मानूंगा उसको, है ना? कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो तुम्हारी गलती है, मैंने तो कर दी मेरे हिसाब से जितनी मेरे को आती थी। m/4 इसका होगा, इसका 3L/, हाँ 10/24 लिखा ना मैंने वहां। अरे 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दे, 8 चौक 24 होता है, 24 और ऊपर 4 था, 4 प्लस 6 10 बन गया, 10/24। 8 या 24 होता है क्या? अरे हाँ, 8 चौक कितना होता है? 32, तो यहां 32 आएगा, तो 10/32 आएगा, 10/32 आएगा आंसर। 8 चौक 32 होता है क्या? 8 या 24 होता है, हाँ ठीक है। ठीक है, दोबारा से करूं एक और बार। दोबारा से करूं? सुभजीत, सारिका रानी, आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो। इसको कैसे करेंगे? इसमें जो समस्या है ना, समस्या क्या है कि मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास नहीं पता। तुमको पता है क्या? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इस चेन का, इस डिस्क का नहीं पूछ रहा मैं, इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कहीं होगा, पर वो क्या हाइट होगी, क्या होगा, ये मेरे को नहीं पता, है ना? तो अब इसमें तो तुमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सेंटर ऑफ मास नहीं पता। सेंटर ऑफ मास पता होता है तो ट्रिक बन जाती है, पर पता ही नहीं है, तो पता नहीं होते तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो यहां से आर एंगल पे जाके, सॉरी थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एलिमेंट तोड़ना है। यहां तक किसको दिक्कत है? और ये जो हाइट होगी आर डी थीटा। यहां तक किसी को लोड है क्या जीवन में? अब मेरे को ये जानना है कि आर डी थीटा में कितना मास होगा। तो मेरे को ये पता है ना, इस पूरी लेंथ में मतलब पाई r/2, ये पूरी लेंथ होगी, सही है ना? ये वाली पूरी लेंथ होगी, सॉरी
ये वाली लेंथ होगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक। एक पूरे सर्कल में 2 पाई आर होती है, आधे में पाई आर होगी, उसके भी आधे में पाई आर बटा 2 होगी। तो मतलब ये जो लेंथ है वो इसकी है, और इस लेंथ में जो मास है वो m है। तो एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? एक यूनिट लेंथ में सर मास होगा m बाई पाई आर इंटू 2, ये वाला मास होगा ना। मेरे को चाहिए डीएम मास। मैंने माना कि इसमें जो मास है वो डीएम है, तो डीएम ही निकालना है मेरे को। तो डीएम मास कितना होगा सर? डीएम मास होगा आपका m बाई पाई आर इंटू 2 इंटू dx। ये dx क्या है? आर डी थीटा। लेंथ इंटू करूंगा ना अब, तो डीएम मास के लिए मेरे को क्या इंटू करना पड़ेगा इसमें? आर डी थीटा। इसको लिख दो आर डी थीटा ऐसे। तो आर डी थीटा में जो मास होगा वो इतना होगा, समझे ना? आर डी थीटा में जो मास होगा वो इतना होगा, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? डीएम बोल रहा हूं। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया छोटा सा मास कैसे निकाला मैंने? बस यही काम की चीज थी। अब तुम देखो ये छोटा सा मास है, ये जो हाइट है आर है, तो मेरे को ये हाइट चाहिए, तो ये आर कोस थीटा आर साइन थीटा। मतलब इस डीएम मास की ग्राउंड से हाइट में यहां पे मान रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इस पे जो हाइट निकल के आएगी कितनी आ जाएगी? आर साइन थीटा। चमकता है क्या सबको? सबको चमकता है क्या? तो इस डीएम मास की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीएम मास, वो कितना हो जाएगा? मास कितना? मास ये रहा सर डीएम, या पहले ऐसे लिख लेते हैं डीएम एम जी इंटू इतनी हाइट है आर साइन थीटा, तो यहां लिख दे आर साइन थीटा। ये सही है? डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एक्चुअल में क्या? छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं इसको डीयू लिख सकता हूं, डी इज इक्वल्स टू इस डीएम की वैल्यू लिख। डीएम की वैल्यू क्या है सर? एम टू एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर डी थीटा को पीछे लिखेंगे, सजा के लिखते देते हैं इसको, इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू इसका आर डी थीटा, आर डी थीटा। यहां तक समझ में आई कहानी तुमको? ये जो लिखा मैंने वो कहानी समझ में आई क्या तुमको सबको? बस अब देखो थोड़ा सा काटापीटी चल रही है, यहां पे काटापीटी कर लो। मेरे को ये पता है ये वाला आर इस वाले आर को निपटा देगा, है ना? एक आर बचेगा सिर्फ ये वाला। तो इसको शांति से अगर लिखना चाहें अपन तो निकलेंगे सर डी यू इज इक्वल्स टू डी एम जी आर बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये वाली जो टर्म है पूरी कांस्टेंट है। ठीक है ना? मुंडी हिलती रहनी चाहिए वरना तोड़ दी जाएगी, है ना? बढ़िया। तो अब मेरे को अगर पूरी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? लिमिट किसकी लगाऊंगा? आर की या डी थीटा की? थीटा की लिमिट लगाऊंगा या आर की लिमिट लगाऊंगा? थीटा। बहुत बढ़िया, थीटा की लगाऊंगा। और थीटा कहां से कहां तक जाएगा? मैंने ऐसे मेजर किया था, तो 0 से लेके 90 डिग्री, तो 0 से लेके पाई बाई 2 जाएगी इसकी लिमिट। सही बात है? और पोटेंशियल एनर्जी की यहां पे 0 थी, तो यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको यू बोल रहा हूं, तो यू निकल के आ जाएगी कितनी? 2mg r बाई पाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा बनता है। ठीक, तो यहां आ जाएगा माइनस का कोस थीटा, और इसकी लिमिट जाएगी 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगा हुआ है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर लिमिट कोस 0 1 बनता है और कोस 90 0 बनता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2mg r बाई पाई, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। चमका क्या तुमको? चमका क्या सबको? इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना तुम, तो एक चीज समझ में आएगी तुमको। जैसे अपन को सेंटर मास पता नहीं था, पर क्या अपन ने इस तरीके से सेंटर मास निकाल लिया क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, ये किसके बराबर होनी चाहिए थी? mg h सेंटर ऑफ मास, ये होना चाहिए था। इसके बराबर कर सकता हूं ना, तो इसमें कैलकुलेट कर लो, mg से mg कट जाएगा, तो h सेंटर ऑफ मास अगर मेरे से पूछता कि h सेंटर ऑफ मास बताओ, तो तुम कितना बोलते? सर h सेंटर ऑफ मास आता है 2r बाई पाई। सही बात है ना? क्या दिक्कत है? यही आता। बढ़िया। क्लियर है क्या क्वेश्चन? दोबारा बताऊं, ये दिखने में डरावने लगते हैं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होने पर, है तो वास्तव में लल्लू क्वेश्चन। क्या बोलते हो? सही बात है ना? है तो लल्लू, तुम्हारी शक्ल लल्लू जैसी हो रही है, क्वेश्चन क्या लल्लू? सड़ेले।
तुमको मजा नहीं आ रहा ना पढ़ने में बिल्कुल भी आज, है ना? हेवी हेवी क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन वाले, डर लग रहा है क्या तुमको? अब बताओ मेरे को निकालनी पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग, और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होती है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो स्प्रिंग क्या कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? बताओ, स्प्रिंग क्या कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? हाँ, कल एग्जांपल में लिखा है भी था, मैंने कहा बस एग्जांपल से याद रखोगे तो काम हो जाएगा। स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स आता है फोर्स वहां पे, है ना? बढ़िया। तो और मेरे को ये भी पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं बोल दूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। बहुत छोटा शायद लिख दिया मैंने, बाकी मेरे समझ में आता है तुमको, तो कोई लोड नहीं है। तो चलो, तो मेरे को वर्क डन लिखना है स्प्रिंग फोर्स का, तो पहले स्प्रिंग बनाओ। येलो 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 येलो, ये मान लो नेचुरल लेंथ थी, ठीक। उसके बाद तुम कंप्रेस्ड करो या वो करो, खींचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम आंसर आएगा। मैंने इसको मान लो खींच दिया इतना, ये नेचुरल लेंथ थी एक्स, मैंने इसको खींचा, तो एक्स खींचने के बाद इस पे फोर्स कितना लगा होगा? फोर्स लगा होगा सर इस पे के इंटू एक्स, सही है। और मैं अगर वर्क डन लिखूं तो मेरे को पता है कि हर जगह फोर्स की वैल्यू बदल रही होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू बदल रही है ना? तो मैंने एक्स दूरी पे जाके डीएक्स का एलिमेंट तोड़ना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, तो फोर्स लिखूंगा एफ डॉट डीएक्स, ऐसे लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन बाय व्हाट? ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, सही लिखा है मैंने? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तुम देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां माइनस भी आएगा। अच्छा, मैंने डॉट लिखा हुआ था इसलिए तुमने शायद नहीं बोला, है ना? अगर मैं डॉट हटा दूं बीच में से तो यहां माइनस आएगा, सही बात है ना? क्योंकि फोर्स, अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा होगा पीछे, डिस्प्लेस किया आगे, तब भी अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा होगा पीछे और मैंने खींचा इसको आगे। समझते हो ना? समझते हो? डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहां माइनस आएगा, सही। इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितनी होगी? के इंटू एक्स, के इंटू एक्स इंटू डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू 0 से एक्स जाएगी, इसको बोला मैंने एक्स नॉट, तो एक्स नॉट जाएगी, सही है ना? ये फोर्स कहां पर है? एक किसी डिस्टेंस एक्स पर, यहां पे लिखा है मैंने, है ना? यहां पे लेके मैंने बोल दिया कि छोटा सा डीएक्स है, उस पर जो फोर्स होगा ये स्प्रिंग फोर्स वो कांस्टेंट होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है ये फॉर्मूला, सही है ना? सही है ना? ये मैंने फील करवाते चल रहा हूं चीजों को पहले से ही। चलो जी, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू एक्स नॉट डाल देना, तो मेरा जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा वो आ जाएगा सर माइनस, वो आ जाएगा सर मेरा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे से पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। सगला गला हुआ है, सगला गला हुआ है, सगला गला को, ठीक है। और तुम एक और चीज देखो, इसको एक और तरीके से फील कर सकते हैं कि अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखता तो स्प्रिंग वो पोटेंशियल एनर्जी होता, तो अगर मैं इसको यहां से ज्यादा खींच के लाता तो मैंने फोर्स किधर लगाया? इधर, और खिंचा भी किधर? एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? इस तरफ ही हुआ, तो एक्सटर्नल एजेंट का तो वैसे ही प्लस आने वाला था, और प्लस आया भी है, हाँ कि ना? चमकाना तुमको सबको, सारी का सीधी वेट सोने नहीं आया, पर बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अपन ने दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले सीखे, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा। एक तो सीखा अपन ने कि सर ग्रेविटी के द्वारा अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू व्हाट? एम जी एच सेंटर ऑफ मास, सही है। इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं अपन, ताकि कभी भूले ही नहीं कि एच क्या होती है? सेंटर ऑफ मास की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है, मैं दोबारा लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू व्हाट? प्लस एम जी एच सेंटर ऑफ मास। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? माइनस एम जी एच सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, कोई लोड नहीं है इसमें, ठीक है ना? ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं वैसे तो मैं। अब एक मैंने पढ़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके द्वारा है? ड्यू टू ग्रेविटी,
है ना, ऐसे स्प्रिंग के द्वारा भी पढ़ लिया मैंने। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्प्रिंग विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू सर हाफ के एक्स स्क्वायर। कंप्रेस्ड करो या एक्सटेंड करो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, अभी अपन ने देख भी लिया। क्लियर है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख दूं तो अगर मैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, माइनस टाइम ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ये याद होनी चाहिए चीजें, याद होनी चाहिए चीजें बिल्कुल। साथ में ये भी याद होना चाहिए कि यहां माइनस आता है ना। यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं जनरल कि क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ये पूरा जो लिखा है ना, पूरा इज इट इज डिट्टो याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल और पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पूरा ज्ञान एकदम रटा हुआ होना चाहिए तुमको। सही बात है ना, सही बात है ना। मीटिंग एंड होने में कितना समय बाकी है, 4 मिनट। कोई 3 मिनट बोल रहा है, कोई 4 मिनट बोल रहा है। तुम्हारे नशे खत्म नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन करो, हो गया भैया। ए का जो है एक्स क्लियरली दिख रहा, बाकी सेकंड वाले का आंसर है माइनस हाफ। ये है 0.2। अब तो इतनी देर पहले पूछ लेते हैं जनावरों, 0.1 है ये। मीटिंग एंड होने में कितना समय बाकी है, अरे कोई तो बात सुन लो गरीब की, कितना समय बाकी है मीटिंग एंड होने में। चलो मैं रीस्टार्ट करता हूं, हाँ रीस्टार्ट कर देते हैं। चलो देखो कैसे हो गए। इसको इसने बोला फाइंड आउट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी, एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पोजीशन ऑफ नेचुरल लेंथ। बहुत बढ़िया, मतलब यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, हाँ कि ना। मतलब इसमें एक और चीज सीखने वाली बात है कि अपन क्या करते हैं, जब भी स्प्रिंग फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो अपन बाय डिफॉल्ट उसकी नेचुरल लेंथ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। मानते हो क्या नहीं मानते, उस जगह अपन 0 मानते हैं। बढ़िया, चलो अब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं बोलूंगा, पहले इसने बोला ए से बी ले जा रहा है, तो ए से बी लेके गया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेड़ को लिखना ए से बी, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बी पे पहुंच गया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ए पे था। क्या ये आंसर होगा मेरा, ये होगा मेरा आंसर, सही बात है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी ए टू बी, तो पहले इनिशियली ए था फिर फाइनली बी पे चला गया, तो ये एक्चुअल में है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर बात है ना। बस यू बी और यू ए निकाल लो। यू बी लिखना है मेरे को, लिखूंगा हाफ के एक्स कितना है बी का, एक्स है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। ऐसे यू ए अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा हाफ के एक्स कितना है भाई साहब ए का है 0.2, तो यहां लिखूंगा 0.2 का स्क्वायर। सही है, इन दोनों को माइनस कर लेना, तो देखा जाए तो बनेगा क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, दो बी 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। ये रहा, इसको a प्लस बी माइनस बी लगा देना, चाहो तो स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर लेना, जैसा तुम्हारा मन पड़े ऐसे कर लेना। ये बन जाएगा a प्लस बी, तो दिस प्लस दिस क्या, 1/10 करके क्यों, मैं तो ऐसे इजी हो रहा है मेरा तो, a प्लस बी माइनस बी, तो दिस प्लस दिस 0.3, दिस माइनस 0.1। सही है ना, सही लिखा क्या मैंने, बस काम खत्म हो गया मुन्ना।
ये बना हाफ के, ये 1/10 1/10 कर लेना, हम आंसर माइनस में आएगा, सही है ना, 0.03 बन जाएगा। क्लियर सबको, सबको क्लियर? चलो जी, ऐसे ही मेरे को क्या करना है, B2C, अगर मेरे को पोटेंशियल B2C लिखनी है तो ये होमवर्क है तुम्हारा, ये वाला पार्ट, ये होमवर्क। कैसे करेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली था B पे, तो फाइनल माइनस एनर्जी करते C माइनस पोटेंशियल एनर्जी B करूंगा, दिस इज माय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा आंसर होगा। सही है, मेरे को ये पता है C पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो C पे तो 0 लिख दो सीधा सट, ये तो 0 है, तो सिर्फ मेरे को B की लिखनी है। B पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के 0.1 का स्क्वायर, आगे माइनस भी आएगा, और सही है ना। और तुम देखो, जब मैं पहला वाला कर रहा था, A से B लेके जा रहा था, A से B, तो मैं उल्टा लेके जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगी आएगी। मुंडी लो, मुंडी लो, मुंडी लो, है ना। हाँ, कर लोगे ना, ये करना क्या है, अब तो वैल्यू लिखनी है, कर लोगे तुम लोग, है ना। चलो, ये हेडिंग डालो, फलाना डिंगड़ा। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं आते बहुत ज्यादा स्पीड में लग गया आज, है नहीं। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एक चीज समझे अपन, अगर मैं लिखता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये होता क्या है, ये होता है F.dx, होता तो यही है सब में, है ना। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से देखा था अपन ने, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माय F x i कैप प्लस F y j कैप प्लस F z k कैप इंटू डॉट dx प्लस dy प्लस डी के, ऐसे, है ना। इसको लिख दो के कैप, ये के की जगह z लिख देते हैं यहाँ पे, dz के कैप जे कैप आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, क्या दिक्कत है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सबको समझ में आती है बातें, बहुत बढ़िया। एक और चीज देखो थोड़ा सा, कि इसको अगर मैं सजा के लिखूंगा तो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा सर, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। समझते जाओ, लिखना बाद में, पेन बाद में चलाना, पहले समझ लो इसको, मैं टाइम दे दूंगा भले आज लिखने के लिए। यहां तक समझ में आई तुमको भावना, यहां तक समझ में आई तुमको भावना। ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। वैसे वर्क डन, किसी भी दुनिया का वर्क डन लिखूंगा तो मैं ऐसे ही, सबके लिए ऐसे लिखते हैं वर्क डन, तो सबके लिए सेम फॉर्मूला है, पर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं बस यहां पे, इसलिए समझ के चलना चीजों को, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है मान लो सिर्फ एफ एक्स। मैं क्या चाहता हूं, मेरे को ये पता है कि ये एक्चुअल में है क्या, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ डॉट डी एक्स। ऐसे भी कर सकता हूं मैं इसको, अगर मैं ध्यान दूं तो मैं लिखूंगा छोटा सा डी यू माइनस का विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। सेम ही चीज है, इसको छोटा सा बना दिया मैंने, तो मैं लिखूंगा माइनस डी यू बाई डी एक्स इज माई फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सही क्या क्या मैंने ये लिखा, जो ये लिखा जो सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें, सही है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में सर, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो। मगर अगर मैं रियलिटी में करके देखूं सोल्व से, जैसे इसको मैं बोलूं कि माइनस डी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अपॉन डी एक्स, इससे क्या मेरा ये सही लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी तो लिखा है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस लिख दी मैंने आगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डी एक्स ही तो ये, तो ये मेरा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आना चाहिए, ये अपन ने समझा यहां से। और डी यू को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई लोड है क्या इसमें, कोई लोड है क्या इसमें, अब तो सही है ना। तुम जो तक मुंडी नहीं लगोगे ना, मैं मानो मुंडा तोड़ देना तुम्हारा। हिलाओ मुंडिया, दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो मुंडी लाओ। ऐसे मुंडी ला रहे हो जैसे तो तुम्हारे को डंडे से बांध ही कर दें तुम्हारी। भाई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, मैं दोबारा भी बता सकता हूं पूरा चैप्टर, कंफ्यूजन है इसमें। सर नहीं हो पाएगी जेई हमसे। हाँ जैसे पूछे ना, कभी मेरे को कुछ हो गया अगर, तो आज वीडियो में रिकॉर्ड हो ही जाएगा, तो उसके रेस्पॉन्सिबल तुम लोग ही रहोगे,
है ना। देखो मेरे को ये पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सही बात है ना, सही है ना। और मैं अगर छोटा सा वर्क डन लिखूं तो ये मेरा एफ डॉट डी एक्स ही तो होता है, कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माइनस डी यू विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, दोनों तरफ माइनस लगा दो, क्या लोड है। सही बात है, सही बात है ना। बस यही कहा मैंने तुमसे, यही कहा मैंने तुमसे कि ये दोनों तरफ माइनस नहीं आके एक तरफ तो प्लस आएगा। तुम इतने से रिलेशन में कंफ्यूज हो रहे हो क्या दोस्त? यहां माइनस लगा दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ना यार, इसको तो मैं कैसे समझाऊं? कैसे माता घूम गया रे मेरे रसगुल्ले, मेरे रसगुल्ले कुछ मत कर तू तो। इसको मैं लिखूंगा माइनस डी यू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे समझो। मेरा जो डी यू होगा वो होगा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे। यहां तक समझ में आएगा तुमको? इसमें देखे ना तो ये डी यू इसके बराबर तो आगे माइनस लिख कैसे लिख सकता हूं ना, ऐसे, ये बोल रहा था। तो एक्चुअल में मेरा डी यू है क्या? डी यू है मेरा माइनस एफ डॉट डी एक्स, समझा तू? दिक्कत है क्या इसमें, है ना। अब मैं इसी को तो अरेंज कर रहा हूं, मैं इसमें बोल रहा हूं माइनस डी यू इज माई एफ डॉट डी एक्स। क्या लोड है माइनस उधर ले गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो मैंने ये बोला कि जो मेरा फोर्स होगा वो माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिर तो मेरा फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए ना। परंतु यहां पे होगा नहीं ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक बार चेक कर लेते हैं। तो तुम इस चीज को देखो, इसको अगर मैं लिखता, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत इसमें? ये दोनों सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, हाँ बिल्कुल सेम चीजें हैं यार। तो मैं डी वर्क डन बाई डी एक्स लिखने से मेरा एफ एक्स निकल के आना चाहिए, पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये फंक्शन ऑफ वाई भी है, फंक्शन ऑफ जेड भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने में जान निकल जाएगी। नहीं कर पाओगे ना, कैसे करोगे? कैसे करोगे डिफरेंशिएट? नहीं कर सकते। तो इसके लिए, और पर अगर मैं जुगाड़ बिठाऊं तो मैं अगर इसको कांस्टेंट मान लूं, इसको भी कांस्टेंट मान लूं, इसको भी कांस्टेंट मान लूं, और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा जीरो। अगर मैं कांस्टेंट मान लिया तो जीरो बन जाएगा डिफरेंशिएट करते ही, इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये भी जीरो बन जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं, अगर मैं इसको भी कांस्टेंट और इसको भी कांस्टेंट मान लूं तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू, ऐसे लिख सकता हूं। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो जीरो, ये भी जीरो, तो ये बचेगा, मतलब मैं लिखूंगा एफ एक्स। इसको जैसे तू डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बनेगा? हाँ, डी वर्क डन बाय डी एक्स एफ एक्स से क्यों आएगा? एफ बाई एफ जेड, क्योंकि मैंने इनको कांस्टेंट मान लिया ना। मैं इसको dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां dx है dx, dz थोड़ी है, dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना। बोल, अरे मैं जब इसको, ये एक्चुअल में मेरी बात समझ, dw/dx कर रहा था तो मेरे को पता था कि इसमें y भी और z भी है, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मैं डिफरेंशिएट करके fx नहीं निकाल सकता। चमका तुमको? fx नहीं निकाल सकता, ये मेरे को समझ में आ गया था। तो मैंने करा क्या? मैंने उसके लिए ऐसा करा कि सर चलो ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है, इसको C1 C2 मान लो, एक जुगाड़ है ना। तो C1 C2 मान लिया, तो मैंने इसको C1 C2 मान लिया, तब फिर मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो dx मतलब अपॉन dx कर दिया सब तरफ, ऐसे समझ ले यार। कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगी जीरो, फिर कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगी जीरो, इस बसड़ को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगी x, fx बनेगा dx से dx कट जाएगा। इतना समझ में आता है क्या? तो ये f ऑफ x आ गया मेरा, बिल्कुल सही बात है, आ गया ना। पर ये जुगाड़ से आया, जुगाड़ करने से आया, क्योंकि एक्चुअल में ये कांस्टेंट थोड़ी है, y और z वेरिएबल भी तो हो सकते हैं, है ना।
तो इस तरह के डिफरेंशिएशन का एक नया नाम दिया गया, क्या, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ एक्स, इसको डाउ बोलते हैं। और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। ये आएंगे तुम्हारे आगे भी काम आएगा, एक बड़ी से भी पढ़ाया जाएगा शायद, पर इसका मतलब क्या है, डाउ मतलब ये डी, देखो ऐसा डी था, ये डी नहीं है, ये डी का पप्पा है, इसको डाउ बोलते हैं, है ना। तो ये डाउ डब्ल्यू बाई डाउ एक्स, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, जो एक्स की टर्म है सिर्फ उसको वेरिएबल मानो, तो एफ एक्स निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे अगर मैं डाउ डब्ल्यू बाई डाउ वाई लिखूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा एफ वाई। ऐसे सिमिलरली अगर मैं डाउ डब्ल्यू बाई डाउ जेड कर दूंगा तो मेरा एफ जेड निकल के आ जाएगा। समझे क्या तुम लोग, समझे क्या तुम लोग। बस अब एक चीज और तुम्हें डाउट आनी चाहिए थी कि सर रियलिटी में तो ये था फॉर्मूला, हाँ कि ना, तो सीधा डी यू बाई डी एक्स से क्यों नहीं आ रहा, और डाउ डी बाई डाउ डी एक्स, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ डी एक्स क्यों करना पड़ रहा है। अरे जाहिर सी बात है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट बन ही रहा था ना, इसको नीचे लेके गया तो ये क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तुम किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर बना ही नहीं सकते, कैसे बनाओगे, हाँ कि ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। ये अरे कैसा ये लिख दिया मैंने, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। समझे क्या अभी तुम लोग, समझे क्या, हेवी बातें, बहुत बढ़िया। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसी वजह से ये डी यू बाई डी एक्स लिखना वो गलत है। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है। समझे ना तुम लोग, इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया क्या, कि डाउ डब्ल्यू बाई डाउ एक्स करूंगा तो एफ एक्स निकल के आएगा, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ वाई करूंगा तो एफ वाई निकल के आएगा, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ जेड करूंगा तो एफ जेड निकल के आएगा। अगर तुमको ये पूरी भसड़बाजी समझ में नहीं आई है तो रट लो इस चीज को, ये 1 2 3 जो लिखी है, इससे भी काम हो जाएगा पूरे। मैं फील दिलाना चाह रहा था पर मैं भूल गया कि मैं इंसानों को नहीं जानवरों को पढ़ाता हूं, इसीलिए आ गया ना। चलो, तो बना क्या एक्चुअल में, मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरे को एफ एक्स लिखना है, क्या मैं चाहूं, हाँ चलो पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या निकल के आया मेरा, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ एक्स। ऐसे एफ वाई क्या निकल के आया भाई मेरा, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ वाई। ऐसे मेरा एफ जेड क्या निकल के आया, डाउ डब्ल्यू बाई डाउ जेड। सही बात है ना। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अगर मैंने f की वैल्यू दे दी 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आई केप प्लस वाई क्यूब जे केप प्लस जेड के केप, ये दे दी मान लो मैंने, ये दे दिया मैंने, मान लो वर्क डन, ये वर्क डन है ना, ये है मान लो मेरा वर्क डन। मैं बोलूं एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो मैं बताता हूं। इसको करने के लिए अपन ने भी निंजा टेक्निक सीखी कि सर एक्चुअल में डाउ डब्ल्यू बाई डाउ एक्स कर दो, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते तो एक्स के अलावा जो बाकी टर्म्स है उनको कांस्टेंट मान लो, हाँ कि ना, कांस्टेंट मान सकता हूं। और ये किसके बराबर होगा, ये एफ इन एक्स डायरेक्शन होगा, तो मतलब मेरा कितना आएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट 0, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6x बनेगा आई कैप। सही बात है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, लोड नहीं है। ऐसे अगर मेरे को मान लो फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालना होता तो मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद वाई करता, मतलब इस वाली टर्म को और इस सॉरी वाई करता ना, तो इसको और इसको, मतलब एक्स को और जेड को 0 मान लेता, कांस्टेंट मानता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर देता तो 3y स्क्वायर आ जाता। क्या बोलते हो, सही है ना, बढ़िया। ऐसे अगर मेरे को z निकालना होता तो मैं क्या करता, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कर देता, मतलब इन आगे की दोनों को कांस्टेंट मान लेता, z का बन जाता 1, तो ये 1 k आ जाता। तो मैंने एक्चुअल में इनडायरेक्टली f वेक्टर निकाल लिया, और क्या निकल के आया, f वेक्टर निकल के आया मेरा 6x i केप प्लस 3y स्क्वायर j केप प्लस 1 k केप। इसलिए सिखा रहा था।
तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन जुगाड़ से। क्लियर है ना? अगर वर्क डन दे रखा है और तुम्हें फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? ऐसे। यहां से एक बढ़िया सी बात बताऊं तुमको। हाँ, अब तुमको बढ़िया सी बात बताऊं। मैंने बोला था मैथमेटिकल फॉर्म पता करने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, ये था ना, मुंडी लाओ मुंडी लाओ मुंडी लाओ मुंडी लाओ मुंडी लाओ मुंडी लाओ मुंडी लाओ, बहुत बढ़िया। तो वो वहां पे मैंने ऐसे देखो, उसके पहले एक और इसको ऐसे सजा ही लेते हैं। चलो समझ ही लेते हैं। ये सारी चीजें कर रहा था मैं किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर रहा था ना। शुरू में मैंने बोल दिया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कहानी चल रही सारी। तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन होगा तभी वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अब तुम यहां पे देखो तो ये एक्चुअल में है क्या? इस बसड़बाजी को मैं लिख सकता हूं माइनस डाउ यू बाई माइनस डाउ एक्स, लिख सकता हूं ना? अभी क्लियर है तुमको बात? और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहते हैं। तो ये वाला फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव होगा, ये वाला फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, ये वाला फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा। सही बात है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे कंजर्वेटिव फोर्स आता है, तो इंटीग्रेट करने में पोटेंशियल एनर्जी आती होगी ना यार, है ना? इसलिए मैंने मैथमेटिकल फॉर्म सिखाए थे कि तुम इंटीग्रेट करके देख लो। अगर इंटीग्रेट हो रहा होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। वो यहां का ही तो जुगाड़ है, पैदा तो यहां से हुआ है वो कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही क्या तुमको? कल के लेक्चर याद है ना, पढ़ाया ना सबने? हाँ, बस पता नहीं मैं क्यों तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अरे अगर मैं मान लो एफ वेक्टर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा एफ डाउ बाई डी एक्स आई केप प्लस डाउ डब्ल्यू बाई डाउ वाई जे केप प्लस डाउ डब्ल्यू बाई डाउ जेड के केप। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं एफ वेक्टर, क्या बोलते हो? लिख सकता हूं ना ऐसे? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो अगर पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखूं तो उसके लिए लिख सकता हूं डाउ यू बाई, माइनस आएगा हर जगह, डाउ एक्स माइनस डाउ डब्ल्यू बाई, अरे डाउ यू बाई डाउ वाई जे केप माइनस डाउ यू बाई डाउ जेड के। क्लियर है ना दोनों चीजें? शाला याद कर लो, इनको रट लो भाई लोग, इनको रट लो। ऐसा होता मेरे भी खुजली बहुत ज्यादा ही है। 1 सेकंड का टॉपिक था वैसे तो, ये सीधा वो फॉर्मूला लिखना था मेरे को। मैं पता नहीं क्यों तुमको इतना वो करने लग गया। ऐसा फील का क्या जो मेरी फील बिगाड़ दे? कुछ नहीं, देखो तुमको याद क्या रखना है कुल मिला के कि मेरे को बार बार पानी की याद दिलाते रहा करो। पानी में बहुत कुछ मिला हुआ रहता है, इसलिए पानी पीते और मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। चलो ध्यान दो। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है बस। बस ये वाला डिब्बा याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये वाला डिब्बा याद रखना है बस, ज्यादा बेजबड़क मेरे से हो नहीं पाएगी। सही है? ले तुम्हारे तो हालत खराब हो गई। चलो इसको करो, इसको करो, पेन चलाओ। क्या बोलता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है मेरे को, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है? वेयर एक्स इज एक्सटेंशन स्प्रिंग, फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद हिज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या फोर्स रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा सर चलो ठीक है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां देखो तो सिर्फ बचा ही एक्स ही है, तो लफड़ा ही खत्म हो गया। 2 के इसका करोगे तो 2x बन जाएगा। क्या बोलते हो? अब इसको तुम थोड़ा सा सोच समझ के देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो kx आ जाएगा मेरा f इन x डायरेक्शन। क्या सही तरीका था अपना जो अपन ने सीखा? यही तो होता है, kx ही होता है स्प्रिंग फोर्स। तो मतलब सही निकाल पा रहे हैं अपन, है क्या नहीं है?
बढ़िया। सिमिलरली ये क्वेश्चन करो, ये बोल देता पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, भैंस की टांग। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है मेरे को एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखी है। मेरे को बोलता है कि फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को वापस से फोर्स निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब बोलूंगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप। क्लियर बात, क्लियर बात। अलग अलग डिफरेंशिएट किया है मैंने बस। अगर ऐसे ही इसके लिए पूछे कि फोर्स की वैल्यू ये दे रखी है और बोलता है पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो फोर्स की वैल्यू दे रखी कितनी, ये दे रखी सर -2x i कैप -2y j कैप, और मेरे को निकालनी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं बोलूंगा -f डॉट dx या -f डॉट dr बोल देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकूंगा -2x dx माइनस आ जाएगा प्लस -2y dy और वापस से एक आगे माइनस आ जाएगा। सही है ना, ये लिखा, इतने सारे माइनस क्यों लगाए मैंने, एक माइनस तो इसका, ये वाला और ये वाला, सही है, और बाकी ये फोर्स है ही एज इट इज, बस काम खत्म हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करके देख लो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर, सही है, आई कैप प्लस इसको करके देखो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जे कैप। क्लियर बात। यहां पे मैंने फोर्स से निकाली पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे निकाली मैंने पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान दोगे तो यहां माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा। ये समझ में आता है कि तुमको यहां माइनस क्यों आएगा, अरे माइनस ऐसे लिखता हूं ना, तो एफ निकालना है तो माइनस लगेगा इसमें, है ना। तो देखो ये फोर्स था, इस पोटेंशियल एनर्जी से ये फोर्स आता है और इस फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी भी आनी चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन बना लिया। पहले मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी लिखी और बोला ये रहा फोर्स निकालो, इसके बाद मैंने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी थी फिर मैंने ये फोर्स निकाल लिया। सही है, सही मायने में तो यहां पे कोई बच्चा बोल सकता है सर प्लस सी भी तो आना चाहिए, आपने इंटीग्रेट किया है तो लिख दो प्लस सी, कोई लोड नहीं है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा, वैल्यू डालूंगा तो सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं था ना, पार्शियल इंटीग्रेशन था, इसलिए। क्लियर है क्या भाई तुमको, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना सब कुछ आता है ना। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मेरे को दे रखा है फोर्स, फोर्स की वैल्यू दे रखी क्या, y dx प्लस x dy, ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है तो ये माइनस लगा दूंगा अगर इस पूरे के आगे, या मैं यहां लिख दूं माइनस डी यू, ये माइनस डी यू के बराबर है। सही बात है, मुंडी लो, बस इंटीग्रेशन कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने एक तरीका कल बोला भी था कि अगर ऐसा हो तो पहले पता करो कि इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले क्या करूंगा, मैं पता करूंगा कि ये इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे पता करूंगा, है ना। मेरी राइटिंग पता नहीं बहुत गंदी हो गई है वापस से, जैसे मेरे दिमाग पे जोर पड़ता है मैं पावड़ा हो जाता हूं। पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो तो y को भूल जाओ, x आ जाएगा प्लस प्लस क्या, इसको कर लिया, इस वाले पार्ट को इस वाले को करो, x कांस्टेंट मान लो, ये कर लो। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, हाँ। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब इंटीग्रेट तो हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ रहे तो इंटीग्रेट तो हो जाएगा। और तुम ध्यान दो, y x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता तो ये ऊपर वाली टर्म ही आती, मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, हाँ कि ना। तो इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो y इंटू एक्स आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी के, माइनस यू के, माइनस इधर ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस y इंटू एक्स। समझ में आई क्या तुमको ये बातें, आ रही है ना चीजें समझ में भाई। बस ये प्रश्न करके देखो चाहो तो तुम, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इससे फोर्स निकालो। तो अगर इससे फोर्स निकालना तो मैं लिखूंगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो मैं लिखूंगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डी एक्स लिखूंगा तो मेरा एफ एक्स आएगा।
इससे क्या आएगा मेरा एफ एक्स आएगा। तो इसको क्या करना है, y को कांस्टेंट मान लो, x के रेस्पेक्ट में कर दो, y तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस टाइम्स इसका करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, समझ में आता है ना, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और y एज इट इज है तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अरे सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएट करना तो y आ जाएगा सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है, y को कांस्टेंट माना था, है ना, ऐसे ही करते हैं डाउ, तो ऐसे ही मैं डाउ u बाई डाउ y कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, ये है मेरा f इन x डायरेक्शन, यहां आ जाएगा मेरा फोर्स इन y डायरेक्शन विच इज इक्वल टू माई प्लस x, क्योंकि y को कांस्टेंट मानूंगा, सॉरी x को कांस्टेंट मानूंगा, सही है ना। अगर मेरा टोटल फोर्स देखोगे तुम तो मेरा टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा सर y i केप प्लस x j केप, क्या पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, हाँ डिट्टो, सही है ना। तो अभी समझ में आ रहा होगा, उल्टा पुल्टा दोनों कर सकते हैं अपन, तरीका समझ में आना चाहिए, वो एक रिलेशन सिखाया वो वाला, क्लियर, खत्म हो गया भाई टॉपिक। हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, तुमको समझ में तो आई ना चीजें, है ना। पोटेंशियल दे रखी हो तो फोर्स कैसे निकालना, फोर्स दे रखा हो तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, वो वाला खेल है सारा। पढ़ाया क्यों जाता है अलग से टॉपिक, ये टॉपिक अलग से पढ़ाया इसलिए जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम सीधा ऐसे नहीं कर दो कभी जीवन में, मतलब फोर्स निकालना हो तो डी यू बाई डी एक्स मत कर देना, यह गलत है, ठीक है ना, डाउ यू बाई डाउ एक्स करना है, बस इतना सा सिखाने के लिए टॉपिक पढ़ाया गया और कोई मतलब नहीं है इसका। क्लियर है फंडा, क्लियर है फंडा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, कोशिश करेंगे कि आज ये लेक्चर खत्म हो जाए। थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करूंगा तो चलेगा क्या, आज नहीं चलेगा, तुम्हारी क्लास है ना 6:15 पे ना, 6:15 तक तो अपन क्लास लेंगे ताकि ये लेक्चर खत्म हो जाए, है ना। ये चैप्टर कल 15 मिनट का ये चैप्टर पढ़ा के क्या ही उखाड़ लेंगे अपन, है ना, ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। देखो हाँ वो भी डिस्कस करना है यार, करेंगे वो करेंगे। ऐसे मानो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये मेरा मान लो x है, क्लियर, और मैंने माना ये कर्व है ऐसे, ऐसे ही कर्व है, ठीक है, जुलाब हो गया कर्व को, ये बढ़िया बन जा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है ये, है ना। देखो इसमें एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं डी यू बाई डी एक्स, ये क्या मेरा फोर्स है, अगर माइनस लिखूं तो, हाँ बिल्कुल फोर्स है ना, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है। और थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखोगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या मेरा स्लोप है, हाँ स्लोप भी तो है, ये सिखाया मैंने मैथमेटिक्स में और बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना, ये स्लोप है। मेरे को अगर कोई बोले कि इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो इक्विलिब्रियम होने की पहली कंडीशन क्या है भाई साहब, फोर्स जीरो, है ना, फोर्स जीरो होता है तभी इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ा है अपन ने, फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो का मतलब स्लोप जीरो, ये माइनस तो क्या बताएगा, डायरेक्शन, बस स्लोप तो स्लोप ही है, टेन थीटा जीरो तो जीरो ही है, क्या नहीं है, बस। तो मेरे को ये पता चला कि कहां पे स्लोप जीरो है, सर स्लोप जीरो है एक तो यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, इन्हीं जगह पे स्लोप जीरो है, सही है ना। तो मेरे को ये तो समझ में आया कि अगर इक्विलिब्रियम होना है तो इक्विलिब्रियम या तो इस पॉइंट पे होगा, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, क्या इन चारों पे ही कंपलसरी इक्विलिब्रियम होगा, हाँ 100%, क्योंकि 4 0 है तो इक्विलिब्रियम तो होता है, 4 0 है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होता है, अपन एलएलएम में पढ़ लिया था ये तो, है ना। तो मेरे को ये पता चलिए कि ए बी सी डी सब पे फोर्स तो जीरो है, बस ये ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ये क्या ग्राफ बना रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, डी यू बाई डी एक्स स्लोप जब भी तो बना जब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ हो, तभी बनेगा, बहुत बढ़िया। अब दो तरह के इक्विलिब्रियम डिसाइड होते हैं, तीन तरह के, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि तुम उसको थोड़ा सा कहीं भी डिस्प्लेस कर दो तो वो वापस से वहीं जाएगा नीचे वाली जगह पे, मतलब जहां से मैंने डिस्प्लेस किया, मतलब तुम ऐसे समझो कि ये कटोरा है, कटोरा, कटोरे में रखा है कंचा, इस कंचे को अगर मैं ऐसे धक्का मारूं तब ये कंचा वापस घूम के यहीं आएगा, आएगा ना, ये कंचा वापस घूम के यहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है कि यहां पे ये स्टेबल है,
यहां पे क्या है, ये स्टेबल है। समझे क्या तुम लोग? और इसके अलावा तुम किसी भी पॉइंट पे देखो, एक और सिमिलरिटी निकल के आती है कि इस जगह की अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 है और इसके अलावा कहीं भी हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 है, तो मेरे को बताओ रहेगा हमेशा की पोटेंशियल एनर्जी 1 जो होगी सर वो क्या है कि कम है किससे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 से। समझते हो क्या तुम लोग ये बात है? ये जो मैंने लिखा है समझते हो क्या तुम? इसका मतलब क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पे एनर्जी कम होती है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे इक्विलिब्रियम स्टेबल आएगा। सही है? तो जब ऐसा होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वहीं इस कटोरे को मैं उल्टा कर दूं, मान लो किसी ने तुमको भीख दी नहीं तो तुम कटोरा उल्टा ही करोगे। तो मैंने मान लो यहां कंचा रखा है, इस कंचे को इधर किसका तो गुड़क के कहां चला जाएगा? नीचे। वापस ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तुम देखो तो ये कहां जा रहा है हमेशा? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया मैंने, मान लो कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी U3, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी U2, तो मेरे को पता है U2 जो है वो छोटा है U3 से। तो कुल मिलाकर पार्टिकल कहां रहना चाहता है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे। जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। ये अपन ने पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं है? तो जितनी कम एनर्जी होगी मेरे पास उतना ही ज्यादा मैं स्टेबल होऊंगा। तो हमेशा लो पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है ऑब्जेक्ट। मानते हो ना ये बात? यहां से फील आ गई होगी ना? हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है ऑब्जेक्ट, और लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाएगा तो क्यों? ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हर पार्टिकल की इच्छा क्या है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। एक नेचुरल इक्विलिब्रियम और होता है कि अगर मान लो कि ऐसी कोई लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं कहीं पोटेंशियल एनर्जी मानूं तो सेम आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब वर्टिकल पे सेम लेवल पे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं, मैंने यहां रखा, इस कंचे को थोड़ा सा गुड़का दिया, यहां आके रुक जाएगा, क्या ही लोड है उसको। तो नेचुरल इक्विलिब्रियम है, वो कहीं भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके एनर्जी लेवल बदल ही नहीं रहे। ठीक है? तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। और ये नेचुरल इक्विलिब्रियम, इसमें देखा जाए तो हर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होती है, इसलिए उसको कहीं भी रख दो वहां पे भी सेटिस्फाइड है। चमका क्या तुम लोगों को? तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और लास्ट वन इज नेचुरल इक्विलिब्रियम। तीन इक्विलिब्रियम समझ में आया क्या तुमको? तीनों समझ में आया क्या? और अपन को सबसे मेन बात जो इन तीनों से सीखनी थी वो क्या? कि ऑब्जेक्ट हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है। अगर वो हायर पोटेंशियल एनर्जी पे तो वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहेगा। ये समझ में आई क्या बात तुमको? जो मैंने बोला समझ में आया क्या सबको? बढ़िया। भैया तुम्हें ये कैसे पता कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? हाँ बिल्कुल बोल सकती है, बोल ले, बोलने में क्या है? ये तो यूनिवर्स के लिए भी सबके लिए यही वैलिड है। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स लिखा, ये तो किसी की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ना, किसी की भी। हर चीज के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। जैसे स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर हुई, ग्रेविटेशन के लिए mgh हुई, स्प्रिंग फोर्स के लिए कुछ अलग होगी, है ना? जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो अलग होगी। सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। चमका क्या तुमको? बढ़िया। मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है? 1 मिनट, मैं रीस्टार्ट करता हूं, अभी तो और कुछ सीखना है अपन को। हाँ ठीक है, तो समझो इसको। आगे आगे क्या सीन है, ये पूरी कहानी से ये समझ में आ गया कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी मतलब हायर स्टेबिलिटी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां रखूंगा तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे आएगा क्योंकि स्टेबल नीचे होना चाहता है, यहां पे ऊपर लगूंगा तो भी गुड़क के यहां पे आएगा। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था तो इक्विलिब्रियम में यहां भी
नेट फोर्स 0 था यहां पे, पर जैसे ही मैंने बाहर से थोड़ा सा धक्का मारा तो वो गुड़क के नीचे चला गया, वापस उस जगह पे नहीं आया। इसमें धक्का मारा वापस से वहीं आ गया, इसलिए ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये वो है क्या बोलते हैं, नेचुरल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहां से क्या समझ सकते हैं अपन, मेरे को ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं बोलूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां कहां पे हो सकता है? सर ये ए वाला पॉइंट है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आएगा ये अनस्टेबल कैसे, और ये स्टेबल है। क्योंकि मैं इसको जैसे एनर्जी दूंगा तो ये ऊपर तो आएगा, पर ये वापस जाना कहा जाता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे, तो गुड़क जाएगा। इसको धक्का मारूंगा तो एक्चुअल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो ये वापस ऊपर तो नहीं जाना चाहेगा, ये नीचे ही जाना चाहेगा। तो ये वाला हो गया अनस्टेबल, ये वाला हो गया स्टेबल। समझा गया तुमको मैंने क्या बोला? समझा गया? ये हो गई फील। अगर मेरे को मैथमेटिकल देखना हो तो, अगर मेरे को मैथमेटिकल देखना है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैक्सिमम मिनिमम निकाल लू मैं इसका। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया ना मैंने पहले भी, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लू। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या है, मैं बोलूंगा सर d2u बाई dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको बोलते हैं अपन मिनिमा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और d2u बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझेगा तुमने मैंने क्या बोला? ये गणित का तरीका पता करने का, स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और बाकी जो मैंने बताया वो रियल फील है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्लियर है सबको? इस चीज को एक नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड करके बताते हैं तुमको तो बढ़िया मजा आ जाएगा। क्या कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि सर पहले तो du बाई dx 0 होना चाहिए, है ना। इसको तुम ऐसे बोल के भी 0 बोल सकते हो। ये अब मैं इसको ऐसे याद नहीं रखे, मैं तो ऐसे याद रखूंगा du बाई dx इक्वल्स टू 0। क्यों? माइनस होगा तब भी करना तो 0 ही है, मेरे को क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि फोर्स 0। इसका मतलब क्या है? फोर्स 0। ये समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0 होना चाहिए। मैथमेटिकल फोर्स 0 कैसे चेक करूंगा? ऐसे du बाई dx इक्वल्स टू 0 करके। क्लियर बात है ना? बहुत बढ़िया। और स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो कैसे पता करूंगा? वो पता करने के लिए सर du बाई dx स्क्वायर d2u बाई dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोलते हैं अपन मिनिमा वाला केस। मिनिमा, मिनिमा वाला केस। मिनिमा तुमको पता है ना, ऐसा कर्व है तो इस वाले पॉइंट को मिनिमा बोलते हैं, इसको मैक्सिमा बोलते हैं। ये तो फील आता है तुमको, इसको मिनिमा बोलते हैं, इसको मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है ना भाई लोग? अगर मिनिमा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर मैं d2u बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 बोल दिया, अर्थात ये मैक्सिमा की कंडीशन है, और अगर ये मैक्सिमा की कंडीशन है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझे तुम लोग? सबको कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक और तरीका पता करने का होता है क्या, देखो एक्चुअल में तुम इसे फोर्स से भी पता कर सकते हो। मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूं इस ग्राफ को जो मेरे दिमाग में चमकते जा रहे हैं। जितने ज्यादा तरीके तुम्हें समझ में आएंगे उतना अच्छे से तुम क्वेश्चन को एररलेसली सोल्व कर पाओगे। ठीक, देखो जैसे ही मैं इसको खींच के इधर लेके आया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां लेके गया, तो इसे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तुम इसका स्लोप देखो, ऐसे स्लोप क्या है? पॉजिटिव, है ना। और माइनस ऑफ स्लोप इज व्हाट? फोर्स। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरफ होगा, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आता है ना? फोर्स तुमको, फोर्स नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो नेगेटिव फोर्स किधर बनेगा? उस तरफ, ऐसे। तो ये फोर्स एक्चुअल में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, मतलब ये फोर्स इसको वापस से ऐसे लगेगा और ऐसे लग के यहां पे ले आएगा इसको। समझेगा तुम लोग? है ना। तो स्लोप से भी पता चल सकता है। ऐसे मैंने स्लोप देखा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप सर जो आया ना वो आया पॉजिटिव, पर मेरा माइनस du बाई dx फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा नेगेटिव। सही बात है? फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहां ले आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यहां पे। तो तुम फोर्स के स्लोप से भी पता कर सकते हो। इधर किसका लो भले, इधर किसका होगा? तो स्लोप नेगेटिव होगा तो फोर्स वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना शुरू होगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा और वापस नीचे ले आएगा उसको। चमका क्या तुमको? सबको चमका क्या? तो तुम स्लोप से भी पता कर सकते हो बिल्कुल फील वाले तरीके से, और तुम्हें गणित यूज करनी तो तुम गणित भी यूज कर सकते हो। ठीक,
ठीक, चलो फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। बताओ कैसे करूं। मेरे को ये बोलता है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, दो एटम है उनके मॉलिक्यूल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ये इतनी भयंकर वाली, U इज इक्वल्स टू A अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस B अपॉन एक्स की पावर 6, ये दे रखी है। वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, तो दो एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इनके बीच की दूरी जो है वो x है। यहां तक समझ में आएगा क्वेश्चन तुमको? क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? बहुत बढ़िया। बिटवीन द एटम्स द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब होगा? तो ये मेरे से कंडीशन पूछ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेरे को क्या पता करना पड़ेगा? पहले मेरे को करना पड़ेगा क्या, एक बार तो du बाई dx इक्वल्स टू 0 करूंगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, इससे फोर्स की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, माइनस फोर्स की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, मान लो x की पावर 2 निकल के आई, फिर x की पावर 2 डालूंगा कहां पर, d2u बाई dx स्क्वायर करके जो रिलेशन आएगा उसमें ये x की वैल्यू डालूंगा और देखूंगा ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो मिनिमा बन रहा होगा, मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर लेस देन 0 हो रहा होगा तो ये मैक्सिमा बन रहा होगा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे पता करूंगा। तुमको फ्लो समझ में आएगा मैं सोल्व कैसे करने वाला हूं क्वेश्चन को, है ना? अभी मैं पेन चलाऊंगा तुमको थोड़ा और मजा आएगा, अभी बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। आबरागडाबरागडाबरा हुई, आबरागडाबरागडाबरा हुई, आबरागडाबरागडाबरा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर -12 तो आ जाएगा a इंटू -12 इंटू एक्स की पावर -13, सही बात है, प्लस माइनस उसका माइनस आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 7 इंटू बी, सही है। ये मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो फोर्स निकल के आएगा। क्या बोलते हो? सही कहानी, बहुत बढ़िया। यहां से x की वैल्यू चाहो तो निकाल लेना, क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, मेरे को नहीं पता क्या निकल के आएगी। यहां -7 आएगा वैसे तो, है ना? इसको लिख सकता हूं मैं a 12a x की 1 अपॉन एक्स की पावर 13 ये इक्वल्स टू 6b अपॉन एक्स की पावर 7, सही बात है। सही कहानी है ये, सही है। ये माइनस था ना, इस पूरे को इधर उठा के ले गया, कुछ भी किसको भी इधर ले जाओ बात बराबर ही है। यहां से x की पावर 7 उधर ले जाओ, या x की पावर 13 यहां से ले जाओ, 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 + 3 6 बनेगा, तो x की पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 12a बाई 6b। क्लियर? इसको थोड़ा और सजाना चाहते हो तो लिख देना क्या, 6 कम 6 दूनी 12, तो 2a बाई b इज माई वॉट, x की पावर 6। और चाहिए मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलूंगा 2ab की पावर 1/6। मुंडी लो भाई, मुंडी लो। समझ में आया ना x की वैल्यू? अभी x की वैल्यू को करूंगा क्या, ये एक्चुअल में x की वह वैल्यू है, यह x की वह वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जहां फोर्स 0 होगा। समझ में आ गया तुमको बात जो मैंने लिखी यहां पे? पेन बाद में चलाना भाई लोग, है ना? यह x की वह वैल्यू है जहां पे फोर्स 0 होगा। बहुत बढ़िया। तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा चेक किया जाता है। तो मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो इस बवासीर को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर इस बसड़ को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ये -13 आ जाएगा, -13 इंटू 12 तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू 12 इंटू 13, सही बात है, इंटू a की x की पावर -14। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? बहुत बढ़िया। प्लस प्लस ये 7 आगे आ जाएगा तो 6 इंटू -7 इंटू एक्स की पावर -8 इंटू बी विच इज इक्वल्स टू, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। यहां पे मेरे को एक्स की वैल्यू डालनी है और देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। अरे बार अरे मर गया मैं तो। चलो कैसे करेंगे, देखो मेरे को ये टर्म बताओ, क्या ये पूरी पॉजिटिव है? हाँ, ये वाली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये समझ में आ रहा है ना? यहां -7 है, ये -7 है, तो ये वाली जो टर्म है वो तो नेगेटिव है और ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है। अब बड़ी कौन सी है? अगर a की वैल्यू मान लू मैं, दोनों की a और b की वैल्यू 1 1 मान लू, तो 2 की पावर 1/6
इसको मैं 4 मान लेता हूं, ए को मैंने मान लिया 4। देखो तरीका बता रहा हूं यार, वैसे करना तो ऐसे नहीं चाहिए, पर मेरे को तो जुगाड़ आता है थोड़ा बहुत, तो कर लेते हैं। ए की वैल्यू 4 मान ली, बी की वैल्यू 1 मान ली। क्यों मान रहा हूं? ताकि मैं एक्स की वैल्यू आसान बना सकूं और यहां पे डाल सकूं। अरे क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना ऐसे, पूरा सोल्व करने से तो बढ़िया ऐसे कर लूं। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 4 मानूंगा और ये इसकी पावर 1/6, अरे यार पावर 1/6 है, तो क्या मानना चाहिए मेरे को? ए को 2 की पावर 5, ए को मान दें 2 की पावर 5, ऐसे। क्लियर? ए को 2 की पावर 5 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो 2 की पावर 6, तो ये 2 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इस रिलेशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे मैं जब फास्ट पेन चलाता हूं तो मैं थोड़ा स्मार्टली पढ़ पाता हूं, मतलब ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पाता हूं, मैंने ये देखा है। जब मैं एकदम रेंगते बताता हूं ना, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं। ऐसे में जब रजिस्टर में सोल्व करता हूं ना, बहुत टफ क्वेश्चन को 1-2 लाइन में उड़ा देता हूं। और जब यहां करता हूं तो मैं इसकी टांग पता नहीं क्या, तुमको समझाने के चक्कर में मेरी स्पीड को पोलियो हो जाता है। कोई लोड नहीं है। अब एक्स की वैल्यू 2 डाल के देख ले यार, एक्स की वैल्यू 2 की पावर, ये तो वापस से पॉजिटिव रहेगी, और एक्स की वैल्यू 2 नीचे की तरफ आएगी, तो ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर बनेगा, छोटा वाला डिनोमिनेटर, या 12 से इंटू हो रहा है या 13 से इंटू हो रहा है, तो पॉजिटिव रहेगी, तो पूरी टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी। ये पूरी टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर ये पूरी टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी तो मिनिमम वाला केस, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पर इससे क्या पता चला कि सर जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? इस वाले पॉइंट पर मिनिमा होगा, और मिनिमा होगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझे क्या तुम लोग मैंने कैसे किया? कुछ नहीं करना होता, पहले एक बार पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, फोर्स की वैल्यू निकाल लो। तरीका बता रहा हूं बस। फोर्स की वैल्यू निकाली, वो फोर्स की वैल्यू मतलब वो एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, सॉरी फोर्स की जगह एक्स की। वो एक्स की क्या है? एक पॉइंट है, और वो ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्स 0 है। सही बात है। ये मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, और ये कौन सा पॉइंट था जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 थी? चमकाना तुमको। अब वो पॉइंट पता चल गया, वहां फोर्स की वैल्यू 0 है। अब मेरे को पता करना है कि भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो उस एक्स की वैल्यू को कहां डालना है? डबल डिफरेंशिएट करो, मतलब इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करो, और इस एक्स की वैल्यू को डाल के देख लो। अगर एक्स की वैल्यू डालने के बाद ये ग्रेटर देन 0 आया, मतलब मिनिमा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये लेस देन 0 आ जाता तो क्या? मैक्सिमा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी प्रोसेस समझ में आएगा तुमको? प्रोसेस समझ में आएगा? बस एक बार पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की ये वो वैल्यू निकल के आएगी जहां पे नेट फोर्स 0 होने वाला है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है वो। अब उस एक्स की वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी को दोबारा डिफरेंशिएट करके उसमें डाल दो। उसमें डाल के देखो कि भाई साहब ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा होगा तो मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर वो नेगेटिव आ रहा होगा तो मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू 0 आ गया तो नेचुरल इक्विलिब्रियम। सही ना? नेचुरल इक्विलिब्रियम। ओए होए, देखो। हाँ बहना। हाँ दोस्त। अगर इसमें ये अनस्टेबल आ जाता आगे जाके तो फिर क्या? फिर क्वेश्चन गलत है। हाँ है ना? देखो वापस से मैं एक चीज तुमको ऐसे बता दो, कंक्लूजन बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है ना? देखो क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी को, तरीका ये तरीका, स्टेप 1। वैसे मैंने कभी ये स्टेप याद नहीं करी, सच बता रहा हूं। मेरे को ये मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट बहुत पहले से याद है, इसलिए मैंने एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो मेरे को जहां तक लगता है दूसरे टीचर्स नहीं पढ़ाते होंगे। मैंने भी जब एफओएम पढ़ा था, फंडामेंटल मैथमेटिक्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे, तो जब एफओएम पढ़ा था वहां मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। फिर मैं मैथ भी पढ़ता था, ऑब्वियसली बात है, जेईई की तैयारी कर रहा हूं, मैंने मैथ पढ़ी तो मेरे को समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत काम का है फिजिक्स के लिए। और फिर मैंने जब 12th क्लास में गया तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में स्टेबल अनस्टेबल वाला चला गया, यहाँ पे भी यूज हुआ, तो मैंने वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ दिया। और रियलिटी में मैथमेटिकल फॉर्म तो है ही नहीं है, ये थ्योरी मेरी बनाई हुई है, ये है नहीं ऐसी। मतलब तुमको जहां भी तुम बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे तुम लिखेगा d2u/dx² 0 कर दिया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेस देन 0 आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पर वो एक्चुअल में है तो मैक्सिमम मिनिमम वाला केस ही। तो मैथ का बहुत पावरफुल टूल है, इसलिए मैंने एफओएम में पढ़ा दिया था उसको, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह काम भी आता है। ये स्लोप वाली कहानी है, चलो वो तो हर कोई पढ़ाता होगा, वो भी कितनी बढ़िया से काम आती है। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेप नंबर 1 क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, है ना, इक्वल्स टू 0 करो उसको। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे अपन, फाइंड एक्स।
की वैल्यू। इससे क्या करोगे तुम, x की वैल्यू फाइंड करोगे, सही बात है। फिर क्या करो, d2u बाई dx स्क्वायर करो, और ये करने के बाद जो रिलेशन आएगा, x की वैल्यू पुट करो जो हमने du बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करके निकाली थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 क्या, चेक करो कि x की वैल्यू डालने के बाद ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 क्या है, तीनों में से क्या है। अगर मान लो ये वाला आ गया ग्रेटर देन 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आया मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये आया मतलब नेचुरल इक्विलिब्रियम। मैं फिर कह रहा हूं ये पूरी गणित है, पर कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है ना। हाँ, नेचुरल और स्टेबल में क्या डिफरेंस? अनस्टेबल और स्टेबल में नेचुरल और स्टेबल, नेचुरल और स्टेबल, नेचुरल ये वाला, इसमें क्या है, हर लेवल में पोटेंशियल एनर्जी सेम है। समझ गया। हर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है, हर लेवल क्या, वो लेवल ही एक ही, जब भी तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है यार, है ना। ये वाला प्रश्न वही था, पहला क्वेश्चन हैवी, बाकी आसान है। वो पहला क्वेश्चन कर दो ताकि मैक्सिमम मिनिमम पूरी तरह से यूज कर पाओ तुम लोग। वैसे एफओएम में तो है ना, मतलब बेसिक मैथ में तो मैंने वो नंबर सिस्टम वगैरह भी पढ़ाया था, तुमने अगर पढ़ा हो तो। वो भी मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि मेरे को लगता है कई बार ऐसा आता है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो सब चीजें एफओएम में पढ़ा देंगे। गणित में आगे जाके पढ़ देते हैं, खैर नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर करके चैप्टर है तुम्हारे में तो शायद। वो आपने तो बैच में नहीं किया, क्या बैच में किया था? नहीं, सब यूट्यूब पे। अभी तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है भाई, जब सेकंड ईयर आएगा ना सोचो किस लेवल पे चीजें जा चुकी होंगी। अभी तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, पहले तो मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी। ई गलत, मोनिका रानी क्या कह रहे, सारिका रानी गलत। कोई बोल रहा है क्या, किसी का आंसर आ रहा है? सौम्या रानी क्या बताएंगे अपन आंसर? सोच ही नहीं रही है तो। ये बोलता है इन विच द अबो नोट अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, यही केस है। इसमें क्या नेट फोर्स 0 है, क्या रखा हुआ है शांति से, तो नेट फोर्स 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें नेट फोर्स 0 है, mg लग रहा है नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। इसकी बात करो, इसमें भी नेट फोर्स 0 है, शांति से रखा हुआ है। इसकी बात करो, इसमें भी नेट फोर्स 0 है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। इसकी बात करो, शांति से लटका हुआ है, इसमें भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर टेंशन उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो नेट फोर्स 0। ठीक, इसकी बात करो, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 होगा, समझते हो ना। और सर्कुलर मोशन ताजा पड़ा है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन तो आ ही रहा होगा, क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही बात है। तो इसमें नेट फोर्स 0 नहीं है, अर्थात दिस इज नॉट अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वाली कहानी इसके लिए। समझे क्या तुम लोग, समझे क्या तुम लोग? भाई सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्स वेरिएबल होता है, और यही फोर्स तो है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है हर पल। अभी ताजा सर्कुलर खत्म हुआ है, अभी तो सर्कुलर की बातें भी नहीं भूलेंगे अपन, जिसमें हमने सेंटर ये वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म कर दिया। पाप लगे अपन को, मान ही नहीं रहे, जल्दी जल्दी खत्म करते जा रहे हैं सिलेबस। इसको ले लो होमवर्क।
इसको ले लो होमवर्क, सही है ना। इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे। हेडिंग डालो मैकेनिकल एनर्जी। थक गए क्या तुम लोग? थक गए क्या? सच सच बोलना। अबे इतना तो स्टेमिना होना चाहिए, रोज 2 घंटे की क्लास तो होगी ना यार। अरे अभी तो अपन को कब तक पढ़ना है? अपन को 6:15 तक पढ़ना है आज। भूलता थोड़ी हूं मैं कुछ भी बातें, मैं कभी नहीं भूलता। मैकेनिकल एनर्जी में पहले बता चुका हूं, दिस इज अ टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया ना? तुमको एक चीज और थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो मेरे को ये पता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये वाली है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें हाफ mv² होता है। तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं मैं इस चैप्टर में ये बात है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसी को क्या बोलते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी। ई से चाहो तो रिप्रेजेंट कर लेना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं E माइनस यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। तो E माइनस यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है ना? मुंडी लाओ, गालों पे से हाथ हटाओ, करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा पेन चलाओ, जल्दी जल्दी करो इसको। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मेरे को पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है आज। बोलो, पेन चलाओ, पेन चलाओ। 20 की टांग, पेन चलाओ। 20 की टांग, ये 20 की टांग। तुम भी बोलते हो क्या बचपन में से 20 की टांग बोलते थे क्या तुम? मैं सीखा ही नहीं भाई। मैं मेरी जॉब में भी, जब मैं जॉब में था, जब भी मैं मेरे एम्प्लॉइज को ऐसे बोलता था, वो भी सोचते थे कैसा मैनेजर दिया है भगवान ने। साला कहते गधेड़ा ही है। डिग्री थी मेरे पास, बाकी प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं था। कभी कभी मैं वैसे टेबल होती थी ना, जब चेयर मिलती थी, तो उसमें नहीं बैठ के नीचे अलगड़ी वालगड़ी बांध के बैठ के काम करता था। आप छोड़ दी जॉब? हाँ, कब का। चलो देखो भाई साहब, और इसकी टांग इतना भयंकर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? अ फिगर इज शोन देयर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। ओके, ये ग्राम है मास, बस ये ध्यान रखना है ना। एट वन एंड एंड द कंप्रेस्ड बाय द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये भी सेंटीमीटर में मीटर में लाना पड़ेगा। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 500 न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया, तो दोनों की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, कीड़े पड़े हुए हैं इसकी टांग। व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल द लीव द स्प्रिंग। कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड 4 मीटर बिलो द स्प्रिंग। ये 4 मीटर है, और मेरे से पूछा है कि यहां कब टप्पा खाएगा। तो एक्स मेरे को पूछना है। मेरे को ये पता है पहले ऐसे घसीटा फिर छोड़ा, तो घसीटा फिर छोड़ा तो मैं बोलूंगा कि जब इसको पीछे लेके गए होंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी इसमें। जैसे इस पे वर्क डन करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? सारा स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो सारा का सारा जो फोर्स है वो स्प्रिंग एनर्जी में चला गया होगा, और बाद में जब छोड़ा होगा तो सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। बस ये बात तो मैं लिखूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस वी इज व्हाट? जब यहां पे आके जैसे कूदा होगा यहां से, तो वो वी होगी। मानते हो ना मेरी बात? मानते हो ना मेरी बात? ये वी है, प्रोजेक्टाइल थ्रू टावर है ये। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना। तुम चाहो तो एस इज इक्वल टू यू, तो 0 होगी। किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूं, एस वाई वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें जो वेलोसिटी आई वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 होगी यार, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगी, तो u 0 इंटू टाइम t माइनस का, क्योंकि g नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो प्लस लिख सकते हैं हाफ gt²। तो मैं बोलूंगा मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 4 मीटर। मैं तो सीधा फॉर्मूला में लिखूंगा, तुम सोल्व करना। एस वाई इंटू 2 बाई जी का रूट, दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। सही बात है सारिका रानी? सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट को इस वेलोसिटी से इंटू करूंगा, कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी में कभी बदलाव नहीं आता, तो v इंटू रूट 2 एस वाई बाई जी करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा। दिस इज माई एक्स। समझे क्या तुम लोग? समझे सॉल्यूशन? इसमें क्या चीज क्या है ये भी बता देता हूं एक बार, क्योंकि पेन तो मैं तुमसे ही चलाऊंगा। एक्स क्या है? एक्स 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना बस।
है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, है ना, तो अपॉन 100 कर लेना, ठीक, बहुत बढ़िया। तो 5/100 मतलब 0.05 मीटर। क्लियर कहानी, ये x है, x की वैल्यू तुम्हें पता चल गई। m ग्राम है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हे भगवान, तो ये आधा किलो है, आधा किलो मतलब 0.5 kg, तो इसको लिखूंगा, मास की वैल्यू है सर 0.5 kg। इससे क्या v निकल जाएगी, हाँ बिल्कुल, वो v निकाल के कहां डालनी है भाई तेरे को, यहां पर, ये v तो यहां डाल देगा, और तेरे को पता है कि ये जो SY लिखा हुआ है ये 4 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। बस g की वैल्यू 10 मान लेना, तेरा x निकल के आ जाएगा। फटाफट x निकाल के बताओ, फटाक से, फटाक से, खुले सांड की तरह बावड़े हो जाओ और जल्दी जल्दी सोल्व करो। k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू थी 500 इंटू x की वैल्यू थी भाई साहब 5 इंटू 5/100 इंटू 100, ये बात है नहीं, इंटू 2 अपॉन 0.5, दिस इज माई v। इस पूरे का रूट लगा देना, v निकल के आ जाएगी, सही है ना। तोड़ा फाड़ी तुम करोगे, मैं कचौना करने जा रहा हूं। मीटिंग एंड होने में कितना समय बाकी है भाई लोग, पांच मिनट। v की वैल्यू आ रही है 2.5, तुम्हारी भी ये आ रही है v की वैल्यू 2.5, या मैंने गलत निकाल दी, हाँ रूट लगा रखा है मैंने वहां, है ना, बढ़िया। ये v आ गई है, v की वैल्यू यहां पे डालनी है, तो रूट 2.5, रूट इंटू रूट मतलब अंदर ही लिख सकता हूं सारी कहानी, इंटू 2 इंटू 4/10 इज माई x। क्या बोलते हो, इसको ऐसे हटा देना तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा तो बन जाएगा, मैं क्या कर सकता, ये पूरा रूट था, तो 10 तो अब कर लेना यार जो भी तुमको करना है, 2 पंजे 10, 5 5 25, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 ने 5 को काट दिया, √2 इज x। सही निकाली क्या मैंने कि गलत कर दिया, √2 आ रही है x, सही आ रही है क्या सबकी। मैं गलत करता हूं जब भी तुमको पता नहीं चलता यार, तुम बहुत गंदे लड़के हो और लड़कियां हो। आ गया समझ में, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, बाकी तरीका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन करो। चली माँ अट्टी कोटी को चली माँ कूटर बाया, तो चली माँ कूटर बाया, करो इसको, करो फटाफट। मीटिंग एंड होने में कितना समय बाकी है, बालक और बालिका है बताओ। 3 मिनट बहुत है, बहुत है, बेस के टाइम में मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूं, तुम करो, है ना। 6:10 पे खत्म कर देंगे पक्का, 6:10 पे, 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए बस। 6:10 पे छोड़ दूंगा, 5 मिनट पहले। बड़ी याद आ रही तुम्हें तुम्हारे PKR सर की, पप्पी लोगे क्या जाके। सुभजीत तो पसर गया, सुभजीत नहीं आ पाएगा अब, लग तो ऐसे रहा था शकल से, भैया छोड़ दो हमको, गलत पकड़ लिए हो आप। देखो जी, देखो मेरे दोस्तों और दोस्तनियों, कहीं से होगा। एक चीज समझो, मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर इसकी रफ्तार नीचे मान लो v1 हो गई, तो इस डिब्बे की रफ्तार इधर v2 होगी, मानते हो ना। ऐसे दबेगा तो ये दोनों डिब्बे आजू बाजू किसकेंगे, इसकी v2 दोनों सिमेट्रिक है, तो भाई साहब ये भी v2 से जा रहा होगा। यहां तक कोई दुख है तुम्हारे जीवन में, सेट मामला, बहुत बढ़िया। वेज कांस्टेंट याद करो, याद करो वो दिन जब तुम
अपने कच्चे में ही पोटी कर देते थे, तब मैंने ये पढ़ाया था कि v इधर जा रहा और ये इधर जा रहा है, तो अलोंग द वेज वाला जो ये था लाइन, इसके अलोंग वेलोसिटी सेम होती है ना। तो मैं बोलूंगा v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1 cos थीटा। क्या थीटा दोनों के केस में सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 45 आएगा थीटा। क्लियर बात? तो देखो थीटा से थीटा कट गया, मतलब मैं बोलूंगा सर v2 इज इक्वल टू v1 होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, दोस्त और दोस्तनियों, समझ में आई तुमको बात? बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या करना, अब क्या करना, मैंने मान लिया कि कुछ टाइम बाद, क्वेश्चन क्या था बे, द वेलोसिटी ऑफ द रिसाइड ऑफ द वेज फ्रॉम ईच अदर व्हेन रिजिड बॉडी इज एट अ हाइट h, h पे आ जाए तब, h पे आ जाए तब, तो मैंने मान लिया कुछ टाइम बाद ही h पे आ गई, ये लो सही है। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में गई होगी यार, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी। क्या बोलते हो? मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। तो बस काम होएगा वहां। पोटेंशियल एनर्जी सर m, इसका m है, ये वाला m, एम जी एच कितना हो गया भाई? पहले थी इसकी एच, मैंने यहां पे 0 मानी थी, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ये थी, तो h माइनस एच बड़ा h माइनस एच। सही बात है। दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली व्हाइट लाइन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ये वाला m इंटू वी स्क्वायर, नीचे की तरफ है v1 का स्क्वायर जो कि v के बराबर ही है, तो v लिख देते सीधा, प्लस हाफ ये वाला का मास क्या है? बड़ा m, तो बड़ा m इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा m इंटू वी का स्क्वायर। कोई ऐसे तो नहीं सोचता सर इसका डायरेक्शन ऐसे और इनका डायरेक्शन ऐसे, तो आपने सीधा जोड़ कैसे दिया? एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटी, एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटी, सीधा जोड़ा भारी कर सकते हैं, जोड़ा जोड़ी कर दिया, काम बिगड़ गया। चलो सोल्व करो इसको फटाफट। ये ले, m ने m को बहुत बुरे से मारा, नहीं मार सकता क्योंकि ये m और ये m में अंतर है, ये छोटा m है, बड़ा वाला m है ना। तो ऐसी असली हरकत मत करना, ठीक है ना। बोथ m आर डिफरेंट, दीज आर छोटा m, दिस वन इज आर बड़ा m, सही है ना। ये बड़े m वाली काइनेटिक एनर्जी इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि इसके नीचे आने से दोनों चले होंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी से इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, हाँ कि ना। और एक खुद नीचे आया होगा, इसके पास वेलोसिटी है, उससे भी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। तो मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा, पहले लिखा इसे ऊपर वाले डंडे का, फिर लिखा है ट्राइंगल का, फिर दूसरे ट्राइंगल का। सटीक बात। बस यहां से v निकाल लो यार। अगर मेरे को v निकालना है तो पहले मैं 2 से इंटू करता हूं, तो बन जाएगा 2mj h माइनस छोटा h। बहुत बढ़िया, हैवी बात है। v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा सर m प्लस 2 टाइम्स ऑफ बड़ा m, सही बात। और इस पूरे का रूट इज माई वॉट v। ये लो, हैप्पी बर्थडे, हो गया। हाँ, कर सकते हो? क्या करूं उनका? मैं फिजिक्स पढ़ा दूं उनको? मतलब 5:45 के रूम के अंदर 80 मिनट का क्लास होगा, रैप पे जाके देखा 30 तक क्लास होगा। अब तक कुछ नहीं हो सकता। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे और इस चैप्टर का अंत, जो कि मेरे को 10 मिनट में खत्म करना है। क्या टाइम बच रहा है? 9 मिनट बच रहे हैं ना, बस 6-10 में खत्म कर देंगे। 9-10 होते तुम बाहर पाना शुरू कर देना कि सर 6-10 हो गए, 6-10 हो गए, हम तो जा रहे हैं, आप खुद को पढ़ा दो। पावर क्या होती है? पावर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन इसके बाद। देखो पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्यों डिफाइन करते हैं पावर? तो पहले ये समझो। देखो अपन जैसे मैं वर्क कर रहा हूं, मान लो, अगर मैं वर्क कर रहा हूं मान लो, तो वर्क ऐसे भी हो सकता है ना, मैंने एक डिब्बा यहां से घसीट के वहां लेके गया, तो मेरे को एफिशिएंसी से मतलब होता है ना। कोई भी एक मैनेजर कहां चला गया, मैं अलग डाइवर्ट ध्यान चला गया मेरा। कोई भी एक इंसान होता है, उसको क्या चाहिए? एफिशिएंसी। तुम्हारे घर पे मजदूर आए, जैसे मान लो अनुभव तुम्हारे यहाँ आया, कभी ईंटें जमाना शुरू करी उसने, तो ईंटें ऐसा भी हो सकता है ना, एक ईंट आज रख दी, फिर कल आ रहा, दूसरी ईंट रख रहा है, परसों आ रहा तीसरी ईंट रख रहा है। भैंस के टांग, ऐसे कब घर बनेगा? तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे उस घर में रह पाएंगे फिर। तो अपन को क्या चाहिए? वो जल्दी जल्दी रख। तो वो वर्क डन तो कर रहा है, पर वो कितने टाइम में कर रहा है ये डिपेंड करता है, सही है ना। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्क डन बाय अभिनव अपन कितने टाइम में उसने किया, दिस इज माई पावर। दिस इज व्हाट? दिस इज माई पावर, है ना। इसको एवरेज पावर भी बोलते हैं, एवरेज पावर।
है ना। अब तुम बोलोगे अगर एवरेज बता दे सर तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस समझ, मैं बोलूंगा एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन डीटी, छोटे से टाइम में जो होगी वो पावर इंस्टेंटेनियस होगी यार, है ना, इंस्टेंटेनियस होगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, खतरनाक जहर उगल दिया तुमने। dx बाई डी टी या ds बाई डी टी इज बाय वेलोसिटी, और यहां डॉट था बीच में, तो मैं बोलूंगा f वेक्टर डॉट v वेक्टर इज ऑल्सो माई पावर इंस्टेंटेनियस। सटीक बातें, माहौल वाली बातें, हाँ भैया। है ना। तो पावर के दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये एवरेज पावर का है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का। एक फॉर्मूला और अगर तुम चाहो तो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर मैं इसे लिखूं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अपॉन टाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो माय पावर, है ना। ये इंडिविजुअल वर्क डन भी हो सकता है इंडिविजुअल फोर्सेस का। अगर मैं सारे वर्क डन फोर्स के लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं ये सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, बोलते हो ना। बस, तो पावर नेट निकालनी है अगर तुमको, तो क्या निकलेगी पावर नेट, नेट मतलब टोटल पावर विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ भैया। है नहीं, चलो जी, चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट। आपने मॉड्यूल बना, क्या अनुभव का आपने मॉड्यूल बना दिया। मॉड्यूल बना दिया, कहां बना दिया मॉड्यूल, मजदूर अनुभव। अनुभव मजदूरी है। आज आया नहीं क्लास में तो आज तो फुल गालियां पड़ेगी उसको, जब आ जाएगा तो कह देगा मैंने थोड़ी बोला था। क्या कर पाते हैं? कितना टाइम बाकी है दोस्तों, 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लास का टाइमिंग भी डिस्कस करो भैया, क्लास का टाइमिंग। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर देता हूं, 2 होमवर्क दे देता हूं, क्या बोलते हो। एक क्वेश्चन कहता हूं, 2 होमवर्क दे देता हूं, नहीं होंगे तो कल एज अ डाउट पे उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज अ कोड टाइड टू द ब्लॉक इन द एंकर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इफ द पावर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो एक ही फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल कब आता है, जब मैं ऑब्जेक्ट पे बैठ के देखता हूं। सेंट्रीपिटल कब आता है, जब मैं बाहर से ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं, हाँ कि ना। तो एक ही फोर्स आएगा, वो आएगा सेंट्रीपिटल। ओके, द पावर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द कोड इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बताओ पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अगर मैं बोलूं पावर का फॉर्मूला, सर मैंने एक और पावर का फॉर्मूला सीखा था, एफ डॉट वी, ये डॉट प्रोडक्ट था, बस ये ध्यान रखना, है ना। वैसे मैंने गा दिया था वहां पे, फिर भी लिख दिया था, ये डॉट प्रोडक्ट है, सही है। एफ डॉट वी, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है और तुम देखो फोर्स सेंट्रीपिटल लगेगा हमेशा न्यू और वेलोसिटी लगेगी परपेंडिकुलर, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब जो पावर आएगी वो 0 आएगी। ओहे, है ना। एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, अब मजा आ ही गया। तो देखो ये कैसे करेंगे। अब ब्लॉक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड अंडर द एक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच की पावर पूछ रहा है, तो इंडिविजुअल फोर्सेस की पावर निकाली जा सकती है, हाँ बिल्कुल, नेट भी निकाली सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब तुम देखो अगर ये v = 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो फ्रिक्शन, मतलब अगर ये v = 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। मानते हो कि नहीं मानते, मुंडी लाओ। एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। मतलब बोलूंगा ये फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा है, मूव कर रहा है तो एफ काइनेटिक लगेगा, और एफ काइनेटिक की वैल्यू 50 न्यूटन होगी। मानते हो ना ये चीज, मानते हो ना ये चीज, बहुत बढ़िया। तो मैं इसके द्वारा पावर लिखूं तो फोर्स अपॉन टाइम, और इसके द्वारा पावर लिखूं तो फोर्स अपॉन टाइम। इसमें पीछे लगेगा, इसमें आगे लगेगा, ऐसे। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अरे स्केलर ही होगा, एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट आते हैं तो यार, और इसकी टंग डॉट प्रोडक्ट आते स्केलर क्वांटिटी बन जाती है बस। तो क्या निकालना था, अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा। टाइम की वैल्यू क्या रखनी है, पर सेकंड निकालना है तो ये निकाल लेना, ठीक है ना, ठीक है। चलो बस हो गया काम, ये वाला होमवर्क है।
हाँ हाँ करते हैं ना, क्लास का डिस्कशन करेंगे। टाइम कितना बाकी है मोनिका? ये मोनिका कौन है बे? दल्ली मतलब गंदी लड़की कौन है मोनिका? बार बार मुंह पे आ रहा है। आपका एक होगा। ओए मैं बहुत संस्कारी बच्चा हूँ, मैं गंदी चीजों में नहीं इन्वॉल्व हूँ मैं। 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बताओ, क्लास का टाइमिंग कल से क्या रखना है? भैया 15 अप्रैल तक ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक का क्लास नहीं होगा एज पर टुडे सर। क्या? 15 अप्रैल तक इनऑर्गेनिक का क्लास नहीं होगा एज पर टुडे सर, मतलब उस टाइम का टाइम बोल, एक्सप्लेनेशन तेरा समझ में नहीं आता मेरे को, टाइम बता। भैया 7:30 से 9:30 कर सकते हैं। 7:30 से 9:30 कर सकते हैं। कभी कभार मैथ, हाँ और कभी कभार मैथ्स की होगी वो हम रिकॉर्डिंग देखेंगे। जीबी सर की रिकॉर्डिंग देखोगे? पागल हो क्या? इसका भी रिकॉर्डिंग मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं हाँ जब कभी कभी होगी तो अपन चर्चाएं कर लेंगे आपस में, क्लास ऊपर नीचे कर लेंगे। 7:30 ठीक है, मतलब दोनों क्लास ही हो गया, मतलब हमारा तो जमा नहीं है। और 8:30 से करे तो मतलब हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। 8:30 से बाद बराबर हमें रिकॉर्डिंग करके देखनी पड़ेगी, तो आपको प्रॉब्लम हो गया, आप लेट तो आओगे। भाई मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरी साथ के होगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। अरे तो 8:30 के पहले खा लियो ना दोस्त। तो खाना बनेगा तब। तू घर पे रहता है या हॉस्टल वगैरह में रहता है? घर पे ही, फिर भी हमारे घर का कुछ टाइम। अरे यार ये मैंने कहाँ भेज दिया, किसी फैमिली ग्रुप में भेज दिया। ये लो QR मिल जाएगा। क्लास समाप्त करते हैं। कल टाइमिंग क्या रखना है? 8:30 बजे या 7:30 बजे? चलो सर। 7:30। 7:30 में क्या है ना, PW के बहुत सारे बच्चे जो मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, पता नहीं उनको पास मेरे नंबर कहाँ से गए हैं। 6-7 बंदों को तो मैं जानता हूँ, तो बोल रहे हैं कि लक्ष्य बैच में वो, और उनकी क्लासें लगती है 8 बजे खत्म होती है उनकी क्लास, तो 8:30 से फिर वो लोग भी आ पाएंगे अगर अपन 8:30 रखते हैं तो। 8:30 पर उसको खाना नहीं मिलेगा एक जानवर को। भैया मेरे यहाँ भी खाना मतलब ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, रखवा लेगा ना वो, इतना तो सैक्रिफाइस कर सकता है। खाना रखवा लियो यार। अभी तो कल का फिक्स करते, कल कितनी बजे रखे क्लास? यार 7:30 तो क्या है ना, बीच का टाइम है, 8:30 ही रखते हैं, क्योंकि 7:30 ना मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। 7:30 का ना मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा सकता है ना। 8 बजे क्या है, सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, सबकी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सब घर पहुंच जाते हैं 8 बजे तक। तो 8 से मैं वापस घर से यहाँ या दोस्तों के पास से यहाँ आऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा। 8:30 बजे डन है, तो 8:30 से 9:30 रखते हैं सुखजीत? मैनेज कर ले थोड़ा यार, कर सकता हो तो। भूखा मत रहियो, खाना रखवा लियो। मेस में रहता है ना, मेस में खाता है ना। ओए, इसका फ्रेम ऐसे टाइम पे चेटता है।